दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रिफ खान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान जो डॉक्टर दूसरों की जिंदगी बचाता था वो इंसान खुद की ही जिंदगी नहीं बचा पाया। कैसे हुई उसके साथ इतनी बेरहम घटना, कैसे हुई उसके साथ दरिंदगी, उस सारी कहानी में अपनी जुबानी सुनाना चाहती हूँ। पूरे सोशल मीडिया पर बस एक ही न्यूज छाया हुआ है, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ कैसे क्या हुआ। दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ अपनी जुबानी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ममिता देवनाथ के बारे में। मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे, कितनी ऐसी निर्भया है जो इस दरिंदों के हाथों अपनी जान देगी? कितनी ऐसी निर्भया है जो इन दरिंदों के पैरों तले कुचल दिए गए होंगे? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ममिता देवनाथ की पूरी उस रात घटी घटना के बारे में आप सबको मैं अपनी जुबानी सुनाना चाहती हूँ। कैसे वो लड़की तरफ के घुट के अपना जान दे दी उस सेमिनार हॉल में। दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ आरजीकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता में है, आरजीकर मेडिकल सरकारी कॉलेज जो कि कोलकाता का कॉलेज है, और उसमें वो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी। मोमिता सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। तो वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी और बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। एक गरीब परिवार से होने के बावजूद उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और स्कॉलरशिप से वो अपना जो है पढ़ाई कंप्लीट की और अभी ट्रेनिंग में थी। ममिता देवनाथ 8 अगस्त को अपने घर से 10 बजे के करीब निकलती है और अपने कॉलेज आरजीकर पहुंच जाती है। वहां से उनका 36 घंटा ड्यूटी रहता है, वो ड्यूटी करती है और मतलब फुल नाइट ड्यूटी करती है और 3 बजे सुबह में 9 अगस्त के 3 बजे सुबह में खाना पीना खाकर फ्रेंड ग्रुप के साथ मतलब वो आराम करने चली जाती है सेमिनार हॉल में। सबसे बड़ी सोच की बात तो ये है कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है और उसमें एक कमरा तक नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो वो जो सेमिनार हॉल था उसमें कभी हॉस्पिटल का कोई फंक्शन वगैरह होता था, उसमें किसी डॉक्टर अगर कोई डॉक्टर काम करते करते थक जाते थे तो थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में चले जाते थे, जो कि 4th फ्लोर पे था। तो उसी रात 3 बजे की सुबह में वो ममिता देवनाथ नाश्ता करती है, मतलब खाना खाती है, नाइट का डिनर जो होता है अपने फ्रेंड लोग के साथ, और उसके बाद वो रेस्ट करने चली जाती है। उस हॉल में वो अकेले ही आराम कर रही होती है। उसी बीच में मतलब कितने लोग आते हैं जाते हैं और इस बीच में उसके एक फ्रेंड भी शामिल है। इस कांड में बताया जा रहा है कि संजय रॉय ही नहीं, कितने सारे लोग शामिल है। एक लड़की भी शामिल है और उसके फ्रेंड लोग ग्रुप भी शामिल है और बड़े बड़े डॉक्टर नेताओं का हाथ भी है इस कांड में। दोस्तों तो वो रेस्ट करने चली जाती है और उसके बाद उसके साथ जो घटना होती है वो सब चीज आपके आंखों के सामने ही है। उसके साथ बड़ी बात तो ये है कि सेमिनार हॉल में एक भी सीसीटीवी फोटोज कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ है, और उस बीच में उस हॉल में कितने लोग आते हैं जाते हैं, कितने नर्स, कितने डॉक्टर, कंपाउंडर सभी लोग जाते हैं। और एक सेमी वॉलेंटियर संजय रॉय जो है उस हॉस्पिटल में आता जाता था, और कभी कभी मतलब उसको सेमी वॉलेंटियर बोला जाता है, और कभी कभी मतलब वो आता था किसी को भर्ती करवाना हो या पुलिस का छोटा मोटा काम हो, ये सब काम किया करता था और अपने परिवार को बोला था कि मैं पुलिस में हूँ। तो उस बीच में उसका आना जाना लगा ही था। तो बट उस रात उसने संजय रॉय ओवर ड्रिंकिंग किया हुआ था, बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था, और उसे पता था कि मतलब जो है ममिता देवनाथ वो रेस्ट करने गई है, और उसी बीच में मतलब 4 बजे के करीब वो मतलब अंदर चला जाता है सेमिनार हॉल में, और उसके बाद उस लड़की के साथ जो होता है वो सारी कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे। सबसे पहले उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया जाता है, और उसके मतलब जब वो मतलब जहां आप लोग जानते हैं कि संजय रॉय बहुत पतला दुबला इंसान है और ममिता देवनाथ हट्टा कट्टा एक लेडी है, लेडी डॉक्टर थी, ट्रेनी लेडी डॉक्टर। तो उसने अपना बचाव के लिए उसको धक्का देती है और बहुत सारा मतलब
में बहुत कुछ करती है, बट उसने सबसे पहले लड़की का गला दबाए रखा, मुंह दबाए रखा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती है। और जब वो अच्छी बेहोश हो जाती है तो उसके सर पे एक भारी चीज से वार किया जाता है, और उसके बाद जो दरिंदगी होती है मैं बताने लायक नहीं है। संजय रॉय एक बॉर्न एडक्ट भी था। वो मतलब ऐसे बॉर्न मूवीज देखा करता था, और ऐसी बोर्ड में भी ऐसे ऐसे फिल्म देखा करता था जिसमें एक लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा मतलब घटिया से घटिया काम किया जाता, जैसे कि उसके साथ कैसे नोशा जाता था, कैसे मारपीट किया जाता था। इसीलिए जब मतलब लाश मिला था ममिता देवनाथ का, तो वो दोनों आंख फोड़ा हुआ था, आंख में से ब्लड आ रहा था, कान में से मुंह में से ब्लड आ रहा था, गला दबाया हुआ था, उसके प्राइवेट पार्ट भी जख्मी थे, और उसके पैर जो थे 90 डिग्री पे थे, यानी कि पैर भी चीर दिया गया था। सोच लीजिए कितनी दरिंदगी भरी कांड किया गया इसके साथ। शरीर का एक पार्ट ऐसा नहीं था जो जख्म से छूटा हुआ हो, शरीर के कोने कोने तक उसने जख्म किया, और इतना ज्यादा घटिया काम करने के बाद उसने उसको जान से मार दिया, और उसके बाद उसके साथ रेप किया। जब मतलब मॉर्निंग के जब 9 बजते हैं तो साफ सफाई करने के लिए जो कर्मचारी है जाते हैं सेमिनार हॉल की तरफ। जो उन्होंने उस लड़की को देखा कि नीचे गद्दा बिछा हुआ है, और एक लड़की को निर्वस्त्र, यानी कि वो कपड़ा भी नहीं बांधी हुई थी, सिर्फ ऊपर का थोड़ा बहुत कपड़ा था, नीचे का कपड़ा भी नहीं था। जब वो थोड़ा और करीब जाते हैं देखने के, तब उनको जब ऐसी हालत में देखते हैं तब वो हक्के बक्के रह जाते हैं। मतलब पूरा ब्लड चारों पट्टी फैला हुआ, और वो मतलब सांस थमा हुआ और पड़ी हुई है। उसके बाद वो घटना सभी को मतलब वो चिल्लाकर सबको बुलाते हैं, और उसके बाद उसके माता पिता को कॉल किया जाता है, बट उसके माता पिता को ये नहीं बताया जाता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि जो आपकी बेटी का तबीयत थोड़ा खराब है, आप आ जाइए। उसके बाद उसके पेरेंट्स आते हैं, और जब देखते हैं अपने आंखों से ये सब, तो उनके आंख फटे के फटे रह जाते हैं। वो रो रो के बोलते हैं कि मेरी बेटी तो घर से जॉब के लिए निकलती है, कॉलेज के लिए, और मतलब बात भी हुआ है रात में, हमको मतलब सब चीज ठीक था, सुबह ऐसे कैसे हो गया मेरी बेटी के साथ। बट उस आरजीके कर कॉलेज जो है उसके प्रिंसिपल ये बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लड़की सुसाइड भी करेगी तो वो लड़की अपना पूरा कपड़ा उतार के तो सुसाइड नहीं करेगी। इस तरह से अपने पूरे शरीर को छोड़ के, मतलब बोलते हैं ना, अपने शरीर को पूरा जख्मी करके इस तरह से कौन सुसाइड करता है। सुसाइड करने का तो बहुत सारा तरीका है। प्रिंसिपल ने जो अपने उसके पेरेंट्स को जो दिलासा दिया, यहाँ पे लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं क्या, इसमें जो है ना सिर्फ मतलब उसके बाद जो है डॉक्टर आते हैं, मतलब पुलिसकर्मी सब आते हैं, पूरा मीडिया वाले थे, पूरा उस टाइम तक तो पूरे कोलकाता में कोहराम मच जाता है। और उसके बाद जब उसका जांच पड़ताल किया जाता है और लड़की के मतलब पास एक ब्लूटूथ मिलता है, और उस ब्लूटूथ से जितने भी स्टाफ होते, डॉक्टर होते, फ्रेंड होते, जितने भी मतलब उस कॉलेज के जो भी थे उस दिन नाइट ड्यूटी पे, सबके मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है, बट किसी का ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता है। जब सीसीटीवी को खंगाला गया तब पता चला, जो भी उसमें मतलब कुछ लोग आते जाते जो दिखे हैं, कुछ सारे उससे कॉलेज के स्टाफ, टीचर या स्टूडेंट थे, बट एक को छोड़ के, संजय रॉय को छोड़ के, जब मतलब उसको पहचान कराया जाता है तो उस कॉलेज के जो है प्रिंसिपल थे वो बोलते हैं कि ये कभी ये पेशेंट को लेके आता है, जो जख्मी लोग होते हैं उसका हेल्प करता है। तो फिर भी बोले कि इतने रात को ये क्या कर रहा है, 3 बजे सुबह में ये क्या कर रहा है मॉर्निंग में। तब पूरा शक उसी पे जाता है। उसके बाद उसको घर से पकड़ा जाता है। हालांकि संजय रॉय ने सारे प्रूफ मिटा दिए रहते हैं, पूरा अपना कपड़ा धो के पूरा अच्छे से मतलब अपने आप को साफ करके बड़े ही चैन से सोता है, बट सिवाय एक चीज, उसके जूते जो है ना, शूज में थोड़ा सा ब्लड लगा रह जाता है। और उसके बाद वहां से संजय रॉय को घर से उठा लिया जाता है, और जब उस ब्लूटूथ को कनेक्ट किया जाता है तो उस डायरेक्ट मतलब उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, तो सबका शक मतलब यकीन में बदल जाता है कि संजय रॉय ही है वो दरिंदा जो एक मासूम सी लड़की को इतनी बेरहम से रेप करके हत्या कर दिया। उस
उससे भी बड़ी बात ये है कि उसके शूज में जो मतलब उसको चेक किया जाता है, उसके घर को खंगाला जाता है, उसके तो शूज में ब्लड लगा रहता है, उस ब्लड को टेस्ट कराया जाता है। जब जांच कराया जाता है लड़की के ब्लड से, तो जो लड़की का प्राइवेट पार्ट से जो ब्लड निकला जाता है उससे उसका ब्लड मैच हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये भी जो शक था वो यकीन में बदल गया कि मर्डर भी इसी ने किया है, रेप भी इसी ने किया। लड़की का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो देखा जाता है कि लड़की के साथ सिर्फ एक ही रेप नहीं, उसके साथ गैंग रेप हुआ है, क्योंकि उसके जो प्राइवेट पार्ट से जो लिक्विड मिले थे 151 ग्राम था, जो कि एक इंसान का नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारे नेता और बड़े बड़े डॉक्टरों का हाथ है, ये रिपोर्ट में मीडिया में आया है। भी बोला जाता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो भी उस नेता को और डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने मतलब कौन ऐसा इंसान है जो इतने पैसे वाले हैं, जो मतलब इतना बेरहम से कांड भी करके और बच रहा है। ऐसे दरिंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब संजय रॉय को के फैमिली वाले से बातचीत के दौरान बात किया गया तो उनके फैमिली मेंबर में उनकी बहन और मतलब उनकी माँ है और उनकी पत्नी जो है, चौथी पत्नी, वो कैंसर से डेथ की हुई है। 3 शादियां और भी था उसका, यानी टोटल 4 शादियां था। और इतना वो मतलब नशेड़ी और बॉर्न एडक्ट था, दुनिया का ऐसा कोई गंदा काम नहीं हो जो वो नहीं करता था। उनकी माँ तो साफ साफ इनकार कर दी थी कि ये मेरा बेटा नहीं है। और उनकी बहन जो थी वो रक्षाबंधन के दिन ये बोलती है कि मेरे भाई को फांसी से लटका दो, जो इतना घटिया काम किया है, मेरा ये भाई नहीं है। ऐसे ऐसे इंसान को तो फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। जब पूछताछ के बाद ये खुलासा होता है कि 4 साल से उसकी माँ भी उससे रिश्ता नहीं रखती है और 3 शादियों के बारे में भी उसकी माँ को कुछ भी खबर नहीं था। सिर्फ एक शादी के बारे में जानती थी उसकी माँ, जो कि कैंसर से मर गई थी। और उसके बाद से ही उसकी माँ बोली कि मेरा बेटा में ये मतलब बैड मैनर्स आया है, यानी कि ड्रिंक करने लगा, मतलब शराब पीने लगा और गंदी गंदी वीडियो देखने लगा। जब साइकोलॉजी टेस्ट कराया गया, अभी साइकेट्रिस्ट सब उसके टेस्ट मतलब उसका माइंड का टेस्ट चल रहा है संजय रॉय को। संजय रॉय ने ये गुनाह भी कबूल किया है खुद ही कि हाँ, पहले मैं सेमिनार हॉल में गया चुपके छुपाते हुए और उसके बाद उस लड़की के साथ में गलत करने की कोशिश किया। मैं वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था, बट उसने अपने बचाव के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद मैं उसका गला दबा दिया, भारी चीज़ों से उसके सर पे वार किया। उसके बाद जो भी किया, रेप किया, वो सारी घटना तो आप सबके सामने ही है। तो दोस्तों, कैसे एक लड़का, कैसे एक इंसान की हवस की पुजारी हो सकता है? कैसे एक इंसान इतना दरिंदगी को पार कर सकता है? कितनी निर्भया है जो इस तरह से किसी दरिंदे के हाथ अपनी जान को कुर्बान कर देगी। निर्भया को इंसाफ मिला उनकी माँ की वजह से, वरना उनका भी जो रेप वाला मैटर था, जो उनके साथ दरिंदगी किया गया था, वो भी छुपा लिया जाता पैसा के थ्रू। बट उनकी माँ डटकर सामना की और 2 साल तक उनका केस चला, तब उनको इंसाफ मिला। ये है कि ममता देवनाथ को इंसाफ मिलता है या नहीं। सिर्फ इसमें एक लोग शामिल नहीं है, बहुत बड़ी पॉलिटिशियन लोग शामिल है इसमें। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि सरकार को तो ये नियम पारित करना चाहिए कि जो लड़का सिर्फ आंख उठा के किसी लड़की को देखे, उसी टाइम उस लड़का को गोली से मार देना चाहिए। कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, डायरेक्ट उसको उसी टाइम मतलब एक्शन लिया जाए। वरना ऐसे कांड रोज रोज होंगे, रोज निर्भया अपनी जान इस तरह से गंवाती रहेगी। दोस्तों, मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे दरिंदे को तो सिर्फ फांसी ही मिलनी चाहिए। और जो भी इसके पीछे है उस गुनहगार को भी सजा मिलनी चाहिए। जल्द से जल्द इस पे पूरी टीम जो है काम करे और इस लड़की को इंसाफ मिले। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट